बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इमरान अफजल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ वो इंग्लिश, और जैसा कि हम इससे पहले इंग्लिश के सेंटेंस एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वर्ब को डिस्कस किया था, आज बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं जिनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में वर्ब को डिस्कस किया था और मैंने वो यहाँ पे रेड मार्कर के साथ उसको मेंशन किया। इसको हम डिस्कस कर चुके थे कि वर्ब जो है ये ऐसा अल्फाज या अल्फाज का मजमूआ है जो एक्शन को या एक्टिविटी को बयान करेगा, या दूसरा हमने कहा था कि वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग को बयान करेगा या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया इसमें जो है वो कि जो वर्ब होगा उसकी आगे 2 इकसाम हमने डिस्कस की थी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का दूसरा नाम जो है वो एक्शन वर्ब भी था और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब था। इसके साथ साथ जो है वो फिर हमने डिस्कस किया कि जो मेन वर्ब उसकी बाकायदा फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो मेन हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में और सेकेंडरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। हमने कहा था बी, डू और हैव जो है वो प्राइमरी है, बाकी सारे के सारे सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा फिर हमने ये डिस्कस किया था, ये पॉइंट पढ़ा था वहाँ पे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जबकि सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। और फिर एक पॉइंट ये पढ़ा था हमने कि जो है वो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसलिए इस्तेमाल होता है कि उसकी मेन वर्ब की तरह सारी की सारी फॉर्म्स मौजूद हैं। सो उसका फंक्शन जो है वो मेन हेल्पिंग वर्ब का भी और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का भी है। और जो सेकेंडरी है उसकी मेन वर्ब की तरह सारी फॉर्म्स मौजूद नहीं है, सो दैट्स वाई जो है वो उसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद फिर यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो वर्ब क्या हुआ? वर्ब हुआ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ए सिंगल वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आर एक्शन आर एक्टिविटी। फर्स्ट वन, ये किसी एक्शन को या एक्टिविटी को बयान करेगा। सेकंड, वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स आर स्टेट ऑफ बीइंग आर गिव्स इंफॉर्मेशन। तो ये जो है हमने पढ़ा था, स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन भी जो वो दे सकता है। तो इस तरह का अल्फाज या लफ्ज़ों का मजमूआ वर्ब कहलाएगा। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की थी। इसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है? आपने जो मैंने पहले के लेक्चर में बार बार ये बात बयान की थी कि जो सबसे असेंशियल या अहम चीज़ है वो वर्ब है। हमने सेंटेंस को वर्ब से लेके चलना है। तो वर्ब तो हमने डिफाइन कर लिया कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ को बयान करेगा। अब अगर जुमले में वर्ब एक्शन को बयान कर रहा है या एक्टिविटी को बयान कर रहा है, एक्शन या एक्टिविटी को बयान कर रहा है, तो जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टर या डूअर कह सकते हैं हम उसको। एक्टर या डूअर ऑफ एक्शन जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल डेफिनेशन इसकी, इफ देयर इज एक्शन इन द सेंटेंस और इफ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस विल बी डूअर ऑफ दैट एक्शन और एक्टर ऑफ दैट एक्शन। अगर उसमें काम है तो उस काम को जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि जुमले में वर्ब जो है वो काम को या एक्शन को भी बयान कर सकता है और कैफियत को भी बयान कर सकता है। अगर उसमें काम है तो जो करने वाला होगा, एक्टर होगा, डूअर होगा, परफॉर्मर होगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ही किल्ड हिज एनिमी। इसके अलावा कोई और सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे कि ये है, ही
was killing his enemy, या इस तरह से कोई और सेंटेंस है, he will be killing his enemy। इन तीनों सेंटेंसेस में जो मैंने लिखा, इसमें वर्ब एक्शन को बयान कर रहा है, एक्टिविटी को, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। जैसे देखें, किल्ड, मारा, इसमें किल्ड जो है वो वर्ब है और एक लफ्ज पर मुश्तमिल है, एक्शन को बयान कर रहा है। तो एक्शन हुआ यहाँ पे किल, मारना, और इसमें ये काम करने वाला कौन है? ही। तो जो एक्टर होगा, करने वाला होगा, वो कहलाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखिए, जो वर्ब है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, वाज किलिंग, और ये जो है वो एक्शन को बयान कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को नहीं, एक्शन को बयान कर रहा है। जब ये एक्शन को बयान करेगा तो जो इसका एक्टर होगा, डूअर होगा, परफॉर्मर होगा, वो सब्जेक्ट होगा, और इसमें परफॉर्मर जो है वो ही है। आगे देखिए, ही विल बी किलिंग हिज एनिमी, यहाँ पे विल बी किलिंग वर्ब तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसमें जो है वो कुछ हिस्सा, जाहिर सी बात है, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है और कुछ मेन वर्ब है। वो डिफरेंस हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। जो असल काम को बयान करता है वो मेन वर्ब होगा, या एक्शन वर्ब होगा। जो उस काम के ज़माने के बारे में मालूमात देगा वो हेल्पिंग वर्ब है। अब आप जानते हैं ज़माने के बारे में विल और वाज मालूमात दे रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है और बाकी मेन वर्ब है। तो बहरहाल इसमें विल बी बीइंग जो है वो वर्ब है और एक्शन को बयान कर रहा है। अब जब एक्शन होगा तो उसका जो एक्टर है, डूअर है, वो वर्ब के सब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये किलिंग, ये काम कौन परफॉर्म कर रहा है? ही, ये यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। इसके बाद अगर जुमले में एक्शन है ही नहीं, जुमले में कुछ स्टेट ऑफ बीइंग बयान की गई है, कैफियत बयान की गई है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, असलम इज अ गुड बॉय। ये एक और हम एग्जांपल लेते हैं, कायदे आज़म was a great leader। इन दोनों जुमलों में देखिए सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग को बयान किया गया, यहाँ पे एक्शन नहीं है। जब स्टेट ऑफ बीइंग है, क्योंकि देखिए असलम इज अ गुड बॉय, नो एक्शन, नो एक्टिविटी। कायदे आज़म वाज ए ग्रेट लीडर, इसमें भी एक्शन एक्टिविटी नहीं, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है। जब जुमले में स्टेट ऑफ बीइंग होगी तो फिर आपने सबसे पहले देखिए स्टेट ऑफ बीइंग को किसके ज़रिए से बयान किया जा रहा है। तो इसको बयान किया जा रहा है इज के ज़रिए से, यहाँ पे बयान किया जा रहा है वाज के। ये लिंकिंग वर्ब होते हैं बेसिकली इसमें, तो लिंकिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है क्योंकि ये लिंक करता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये लिंकिंग वर्ब के टॉपिक पे हम आएंगे तो तब इस पे पॉइंट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे इज और वाज जो है वो वर्ब है। जब ये इज और वाज यहाँ पे वर्ब हैं, आगे ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आ गुड बॉय या ग्रेट लीडर, ये इंफॉर्मेशन है। ये लेटर ऑन हम अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो बाद में इस पे बात करते हैं ये क्या है। तो ये वर्ब, इस वर्ब, ये वर्ब है, इसके ज़रिए से जो है वो आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग बयान की जा रही है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग बयान की जा रही है। अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है? अ गुड बॉय। किसके बारे में? असलम के बारे में। तो अगर जुमले में कोई एक्शन बयान किया जाएगा तो एक्टर हमने कहा था सब्जेक्ट है। अगर एक्शन बयान नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैफियत बयान की जा रही है, तो जिसके बारे में मालूमात दी जाए, जिसके बारे में बताया जाएगा, वो वर्ब कहलाएगा। आ गुड बॉय, ये बताया जा रहा है किसके बारे में? असलम के बारे में, तो असलम यहाँ पे सब्जेक्ट। आ ग्रेट लीडर, ये बताया जा रहा है किन के बारे में? कायदे आज़म के बारे में, ये सब्जेक्ट है। सो जो अगर जुमले में जो है वो कैफियत होगी, स्टेट ऑफ बीइंग होगी, तो जिसके बारे में जुमले में बताया जाएगा, अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इन दिस सेंटेंस, इट इज नोन एज सब्जेक्ट। यहां पर एक पॉइंट में और भी वाजे कर दूं, ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रेडिकेट के बारे में मैं इतना सिर्फ आपको बताता चलूं यहाँ पे कि सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा होता है वो सारा प्रेडिकेट कहलाता है। जहाँ पे सब्जेक्ट एंड होगा, उस सब्जेक्ट के बाद जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगा, वर्ब से लेके एंड तक जितना भी सेंटेंस होगा वो सारे का सारा प्रेडिकेट होता है।
Predicate basically is a part of sentence that gives information about this subject. So क्योंकि verb के साथ और बाद वाला सारा हिस्सा सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा था, वो सारा प्रेडिकेट है. सो अगर आप देखेंगे तो किल्ड इज एनिमी प्रेडिकेट है, वाज किलिंग इज एनिमी प्रेडिकेट है, विल बी किलिंग हिज एनिमी प्रेडिकेट है, इज ए गुड बॉय प्रेडिकेट है, और वाज ए ग्रेट लीडर ये भी प्रेडिकेट है. तो बहरहाल हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अभी सब्जेक्ट को. तो अगर एक्शन होगा तो एक्टर या डूअर या परफॉर्मर सब्जेक्ट है. अगर एक्शन नहीं है तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, अबाउट विच समथिंग इज सेड आर टोल्ड इन द सेंटेंस इट इज नोन एज सब्जेक्ट. तो जैसे यहां पे देखिए असलम के बारे में, कायदे आजम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं. सो अगर एक्शन होगा तो एक्टर सब्जेक्ट होगा, और अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगी तो जिसके बारे में बताया जाएगा वो होगा सब्जेक्ट. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेंटेंस की तरफ, और वो है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको अगर मैं एक लफ्ज में बयान करना चाहूं तो ये होता है रिसीवर ऑफ एक्शन. रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करेगा तो वो, यानी आप दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए काम हो या जिस पर काम हो, और जो है वो ऑब्जेक्ट उसी में मौजूद होगा जिसमें एक्शन होगा. इसमें ये सिर्फ एक्शन वाले से, अगर वर्ब एक्शन को बयान करेगा तो ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, अगर एक्शन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या बाकी चीज़ें होंगी, वो हम अभी इस पर भी बात करते हैं. तो बहरहाल अगर जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा. ऑब्जेक्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे इससे पहले कि मैं इन कैटेगरीज की तरफ आऊं, जरा यहां पे देखिए, किल्ड ये काम हुआ, ही जो है वो ये परफॉर्मर था, एक्टर था, ये सब्जेक्ट कहलाया, और इस काम को रिसीव किसने किया? ये हिज एनिमी, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये रिसीवर ऑफ एक्शन है. यहाँ पर भी देखिए इन तीनों में ये रिसीवर ऑफ एक्शन है. तो जो रिसीवर ऑफ एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा. अब ये जो रिसीवर ऑफ एक्शन है इसको आगे यानी ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल देखिए जो यहाँ पे मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ. जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इसके एलेबोरेट करने के लिए, ही गेव अ बुक टू मी, और दूसरा है ही गेव मी अ बुक. इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए. पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि डायरेक्ट कौन सा होगा और इनडायरेक्ट कौन सा होगा. जिस पर काम हो, जिस पर काम हो, ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड और डन. जिस पर काम होगा, ऑन विच याद रखना, जिस पर, ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म, जिस पर काम होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा था? जिसके लिए काम हो. फार होम एक्शन इज परफॉर्म्ड, फार होम, जिसके लिए काम होगा, जिसके लिए काम होगा वो इनडायरेक्ट, और जिस पर काम होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. जैसे देखें यहां पे इस जुमले में एक्शन है गेव, तो ये कहलाया वर्ब. इसको परफॉर्म करने वाला ही, ये सब्जेक्ट. नीचे वाले में भी देखिए गेव वर्ब है और ये ही यहां पे सब्जेक्ट. अब ऊपर वाली अगर एग्जांपल में देखिए, गेव अ बुक टू मी, गेव एक्शन ही ने परफॉर्म किया. ये काम किस चीज पर हुआ? बुक पर. जिस पर काम होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जिसके लिए काम होगा, दी गई, दी, किसने दी, किसको दी? टू मी, मुझे. इसके लिए काम हुआ, तो जिसके लिए काम होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जिस पर काम होगा वो डायरेक्ट, और जिसके लिए होगा वो इनडायरेक्ट. नेक्स्ट में देखें, शी गेव अ बुक, शी गेव मी अ बुक. यहां वर्ब गेव, ये काम किस चीज पर हुआ? अ बुक पर. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और किसके लिए हुआ, किसको दी गई? मी, ये इनडायरेक्ट.
ये मैंने दोनों तरतीब से लिखा है, आपने ये नहीं देखना कि पहले ही आएगा तो ये डायरेक्ट है, ये बाद में अगेन डायरेक्ट है, नहीं, जो डेफिनेशन उसको फोकस करे, जिस पर काम होगा वो डायरेक्ट और जिसके लिए काम होगा वो इनडायरेक्ट। अब जुमले में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो पहले या बाद में आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट को आप पहले लगाएंगे और इनडायरेक्ट बाद में आएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में टू आता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट पहले आएगा तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के दरमियान में टू प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी, सिर्फ इतना सा फर्क है। अदरवाइज दो कोई भी पहले या बाद में आ सकता है। तो बहरहाल जिस पर काम होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जिसके लिए काम होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तस्वर किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक और बात, अगर जुमले में एक ही ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा डायरेक्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट देन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जिस पर काम वो डायरेक्ट और जिसके लिए होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सो जो एक्शन हुआ तो वो कहलाया वर्ब, या स्टेट ऑफ बीइंग को जिसने बयान किया वो लफ्ज कहलाया वर्ब। जो एक्टर था या डूअर था वो सब्जेक्ट, या जिसके बारे में बताया गया वो सब्जेक्ट। जो रिसीवर ऑफ एक्शन था वो ऑब्जेक्ट, और रिसीवर ऑफ एक्शन में जो जिस पर काम हुआ था वो डायरेक्ट और जिसके लिए काम हुआ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम जो है वो चौथे एलिमेंट ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को सिर्फ आपने एक लफ्ज कंप्लीट से याद रखना है, तकमाला, मुकम्मल करने वाला, तकमील करने वाला। इसकी डेफिनेशन होती है पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट मे बी ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो एक लफ्ज भी होता है, एक से ज्यादा अल्फाज भी होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ ए सेंटेंस, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। जुमले के मानों की जो जुमला जो है वो तकमील करता है, मुकम्मल करता है, ऐसा लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके लिए जैसे फर्ज करते मैं एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ, और एक एग्जांपल हम यही लेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इतना अगर हमारे पास जो है वो जुमला हो, फर्ज करें ये, इसके अलावा एक और जुमला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी इलेक्टेड हिम। ये फर्ज कर ले, इतना लिखो, अली इज अच्छा। मैंने शुरू में भी आपको बार बार कहा कि जुमले में जो सबसे अहम चीज होती है वो वर्ब है। वर्ब के साथ कोई एक एलिमेंट मिल जाए, चाहे वो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, तो सेंटेंस बन सकता है। लेकिन अगर आप गौर करें, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा अली इज, इसमें इज वर्ब है, अली सब्जेक्ट है। अगर आप डेफिनेशन को फोकस करें तो इसमें वर्ब भी मौजूद है, इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लफ्ज नहीं, एक से ज्यादा अल्फाज है। ऊपर वाले में देखिए, वी इलेक्टेड हिम, ये वर्ब है, वी सब्जेक्ट और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर फिर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन नीचे वाले जुमले पे जरा गौर करें, अली इज, ठीक है, या ऐसे कर ले, ही सीम्स, वो महसूस होता है, सीम्स यहाँ पे वर्ब है और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब अगर आप देखें, ही सीम्स वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, बट स्टिल वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटेंस इज। हमें समझ नहीं आ रहा कि सेंटेंस में कहा क्या गया, क्या कहा जा रहा है। सो जब जुमले में जो है वो मानी मुकम्मल नहीं हो, आगे देखिए अली इज, यहाँ पे जो है वो अगर आप गौर करेंगे तो जो जुमला है इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन जुमले का मानी जो है वो फिर भी नामुकम्मल है। इसमें अगर देखिए, यानी अली इज क्या है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। आगे अगर आप देखेंगे, वी इलेक्टेड हिम, इसमें सब्जेक्ट वर्ब तीनों हैं, मानी कुछ कन्वे हो रहा है बट स्टिल इनकम्प्लीट। हमने उसे मुंतखब किया, क्या किया कोई पता नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करता हूँ, ही सीम्स हैप्पी, या ही सीम्स सैड, ही सीम्स पीसफुल, कुछ लगा देता हूँ, चले इनमें से एक, ठीक है जी। ये दूसरा, अलीजा, अली इज माई फ्रेंड, या वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ये एमएनए, ये प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी। अब जब मैंने यहाँ पे लगाया ही सीम्स के साथ हैप्पी या सैड, इनमें से कोई एक लगा दे, ही सीम्स हैप्पी, तो जो जुमले के मानों में
नामुकम्मल पन था वो मुकम्मल हो गया। हमें बात पूरी समझ आने लगी कि क्या कहा जा रहा है। इसमें जो हैप्पी ऐड हो रहा है, ये सैड ऐड हो रहा है, ये पीसफुल ऐड हो रहा है, ये इस जुमले के मानों को मुकम्मल कर रहा है। जो जुमले के मानों को मुकम्मल करेगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। आगे देखिए, अली इज़ माई फ्रेंड। इसमें जो माई फ्रेंड है, जब मैंने ये ऐड किया, ये अली इज़ ए गुड बॉय, या अली इज़ ए ब्रेव बॉय, अली इज़ ए गुड स्टूडेंट, या अली इज़ ए पंक्चुअल स्टूडेंट। तो आप जो भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये वाला फ्रेज जो है इसके मानों की तकमील कर रहा है। जो जुमले के मानों की तकमील करता है, ऐसा जो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ होता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ऊपर वाले जुमले में देखिए, वो इलेक्टेड ही, हमने उसे मुंतखब किया, मानी नामुकम्मल इनकम्प्लीट थे, आपने ऐड किया चेयरमैन, या यहाँ पे कर दें प्रेसिडेंट, या यहाँ पे आप कर दें जो प्राइम मिनिस्टर, MNA। तो ये जो लफ्ज़ मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसने मज़ीद जो है वो जुमले के मानों में जो अधूरापन था, नामुकम्मलपन था, इनकम्प्लीटनेस थी, वो ख़त्म कर दी। और तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। सो ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ जो जुमले के मानों की तकमील करेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट की आगे फिर दो कैटेगरीज हैं। एक होती है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरी है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, आर टू क्लासेस, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ये बहुत सिंपल है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट मजीद मालूमात देगा सब्जेक्ट के बारे में, जुमले के मानों की तकमील करते हुए जो वो मजीद सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई जुमले के मानों की तकमील करते हुए मजीद ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब ज़रा गौर करें, ही सीम्स हैप्पी, जब आप हैप्पी, सैड या पीसफुल लगा रहे हैं तो ये किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। ही क्या है? सब्जेक्ट। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इससे ऊपर अगर आप देखें, अली इज़ माई फ्रेंड, इसमें जो है वो माई फ्रेंड ये मजीद मालूमात दे रहा है, तकमील कर रहा है जुमले के माने की, और मालूमात माई फ्रेंड किसके बारे में बता रहा है? अली के बारे में। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर ऊपर आप जाएं तो वो इलेक्टेड हिम, ये जो आप लगा रहे हैं प्रेसिडेंट या चेयरमैन, किसके बारे में बता रहे हैं? हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जो मजीद मालूमात देगा जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में, वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सो अगर कॉम्प्लीमेंट मानों की तकमील करते हुए सब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात देगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर मानों की तकमील करते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात देगा तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी ए वर्ड, यहाँ सिंगल वर्ड है, यहाँ भी सिंगल वर्ड है, यहाँ एक से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। सो वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स that completes the sense or meaning of a sentence. This kind of word, a group of words is called complement. अब अगर आप देखें यहां पर भी जो था, असलम इज अ गुड बॉय, ये यहां सारे का सारा कॉम्प्लीमेंट था। कायद आज़म लीडर, ये यहां पे सारे का सारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट था। तो ये हिस्सा जो है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और ये दोनों जो है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट थे। और ये जो लिंकिंग वर्ब पहले कॉन्सेप्ट आया था, वो वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़े, अ वर्ब दैट लिंक्स द कॉम्प्लीमेंट विद द सब्जेक्ट, इट इज नोन एज लिंकिंग वर्ब, अ कॉपुला वर्ब। तो ये इज एमआर है, सीम्स है, हैप्पी है, ये लिंकिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये लिंक करते हैं, जोड़ते हैं सब्जेक्ट को जो है वो कॉम्प्लीमेंट के साथ। और यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये जो इज है, वाज है, ये यहाँ पर मेन वर्ब भी होता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी। अगर ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ अटैच हो जाए, ये खुद ब खुद वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। लेकिन जब ये अकेले यूज होते हैं, अमूमी तौर पर अकेले यूज हो, तो ये वहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट में देखिए एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन को सिर्फ आप इस एक लफ्ज़ के साथ याद रखिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये लफ्ज़ फोकस करना है आपने, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन होती है, वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटेंस। वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट
इट इज़ कॉल्ड एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ये मज़ीद मालूमात फराहम करता है, एक्स्ट्रा मालूमात है, यानी ये ऐसी मालूमात नहीं जो एसेंशियल है। तो ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ जो जुमले के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करता है, वो जो है वो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। जैसे वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, यहाँ पे आ जाए जी लास्ट ईयर, या यहाँ पे आ जाए यस्टरडे, ठीक है, या यहाँ पे आ जाए अ फ्यू डेज अगो। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ 2 लफ्ज़ हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये जो जितने अल्फाज हैं दे आर गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। So when any part of sentence gives the extra information, so this is known as adverbial qualification. And adverbial qualification might be put at the last of the sentence in English, and it can be put at the start of the sentence. You can also say last year, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, last year we elected him chairman. जो adverbial qualification होती है, ये adverbial है, ये लास्ट में भी आ सकता है और शुरू में भी। अगर शुरू में लगाएंगे तो इसके बाद कॉमा, जैसे a few days ago कॉमा we elected him chairman या president, तो ये दोनों भी आ सकता है। तो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन मजीद मालूमात देता है, ये जो है एक्स्ट्रा मालूमात देता है। सो जो एक्स्ट्रा मालूमात देगा वो कहलाएगा एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। सो दीज आर दी 5 एलिमेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। और जैसे मैंने बार बार कहा, एक और यहाँ पे ज़रूरी है वजाहत करना, वो ये बास बच्चे जो है वो मिक्स कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन को, उनको लगता है दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन अगर आप सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को फोकस करेंगे तो आपको इनका फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो मानों की तकमील करता है, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो जुमला जो है वो अधूरा होगा, उसके मानी समझ नहीं आएंगे। लेकिन जो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको ऐड कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ना भी शामिल हो तो जुमले के असल मफहूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आपको असल बात समझ आ जाती है उसके होने या ना होने के बावजूद भी। अब ज़रा देखिए, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आप इसका तरीक़ाकार क्या होता है, आप उस पोर्शन को स्किप करें। अगर स्किप करने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मानी, मतलब मानी अधूरे हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, नामुकम्मल हो जाएं, तो फिर वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। अगर उसको निकालने से जुमले के असल मानों पे, जो असल मानी पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो जो वो एडवर्बियल क्वालिफिकेशन होगी। जैसे अगर आप प्रेसिडेंट या चेयरमैन का लफ्ज़ निकालते हैं तो जुमले का मफहूम बिल्कुल अधूरा रह जाता है, नामुकम्मल है, समझ नाकाबिले समझ है। लेकिन जब आप इसको जो है वो लास्ट ईयर को या यस्टरडे को या फ्यू डेज अगो को निकालते हैं तो जुमले के मानों पे कोई फ़र्क नहीं, ऑलरेडी पास्ट सेंस पीछे कन्वे कर दी गई है। सो दैट्स वाई ये बात ज़हन में रखिएगा, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और जबकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो मुकम्मल करने वाला है। कॉम्प्लीमेंट के निकालने से जुमले का मानी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, जबकि एडवर्बियल क्वालिफिकेशन के निकालने से जुमले के मानों पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस हैं, जिनमें कौन से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। अमूमी तौर पर हम कहते हैं ये अंग्रेज़ी की तरतीब है, अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल, और एडवर्बियल जो है वो एंड पे भी आ सकता है और स्टार्ट में भी। जब आप एडवर्बियल को स्टार्ट में ऐड करेंगे यू पुट ए कॉमा आफ्टर दैट। जबकि जो उर्दू है, उर्दू में ये अगर आप देखें तो इसको लिया जाता है, ये इंग्लिश की तरतीब होती है, इंग्लिश की तरतीब होती है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जबकि उर्दू लैंग्वेज जिससे हमारा, दूसरी ज़ुबान जिससे हमारा ताल्लुक़ है, वो है, उसकी तरतीब जो होती है SOV है, यानी उर्दू में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पे और जो है वो वर्ब थर्ड पे। सो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर का इनका डिफरेंस भी, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फर्दर लेक्चर्स में हम उनको पॉइंट आउट करेंगे, उन पे बात भी करेंगे कि किस तरह से जो है वो कौन से डिफरेंसेस है जो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो पाए जाते हैं, और ट्रांसलेशन करते हुए किस तरह से हमने इनका ख्याल रखना है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, अंग्रेज़ी की तरतीब SVO है और उर्दू की तरतीब SOV है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। और ये इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है, वर्ब। आप वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो आज के लेक्चर के लिए जब भी आपने कोई जुमले का एनालिसिस करना है तो आपने वर्ब से स्टार्ट करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह यहीं से फिर जो है वो आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।